हम्म। नमस्कार दोस्तों, अन एकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अन एकेडमी जो है वो भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां जुड़कर कोई भी व्यक्ति किसी भी परीक्षा की तैयारी अपने घर रहकर कर सकता है। यदि आप अन एकेडमी से जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस का लाभ होगा। अन अकेडमी से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा, जो गूगल के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आई एम एनपी शुक्ला, चेयरमैन अपेक्षा आईएएस प्रयागराज। आई एम guiding civil aspirant for the last 17 years for polity and constitution for prelims and mains examination. I also guide civil aspirant for international relation. I also conduct classes for interview for civil aspirant. Teaching and reading is my passion, my hobby. यदि आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो देश के टॉप मोस्ट फैकल्टी जैसे सुदर्शन गुर्जर, मुंडल पटेल, प्रकाश कुमार, मुदित गुप्ता, रोमन सैनी, आयुष शांघी, अमन शर्मा, दीपांशु सिंह, आशीष मलिक से जुड़ने का एक सुनहरा अवसर आपको मिल सकता है और इनके एक्सपीरियंस तथा नॉलेज का लाभ लेकर आप अपने सिविल सेवा परीक्षा के ड्रीम टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अनअकैडमी 15,500 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध कराता है। इसका लाभ आपको तभी मिल सकता है जब आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करेंगे, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे और इसके कोर्सेज के तहत जो सुविधाएं आपको दी गई हैं, जैसे पॉलिटी है, गवर्नेंस है, आईआर है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनसीईआरटी समरी है, हिस्ट्री है, ऑप्शनल कोर्सेज हैं। ऑप्शनल में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, वो सारे सब्जेक्ट शामिल हैं जो यूपीएससी के ऑप्शनल विषयों की सूची में दिए गए हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, आर्ट एंड कल्चर है, करंट अफेयर्स हैं, इंडियन इकोनॉमी है, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी है, आंसर राइटिंग कोर्सेस। ये तमाम सुविधाएं आपको अनअकैडमी की तरफ से दी गई हैं। यदि आप अनअकैडमी पर जुड़कर अनअकैडमी प्लस प्रोग्राम को लेते हैं या उससे जुड़ते हैं तो आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल का लाभ होगा। और इस प्रोग्राम के लिए जो फी स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो शुल्क संरचना बनाई गई है, उसमें 1 महीने की फीस 9,000 रुपये है, 3 महीने की फीस 22,500 रुपये है, 6 महीने की फीस 40,500 रुपये है, 1 साल की फीस 49,500 रुपये है और 2 साल की फीस 72,000 रुपये है, 3 साल की फीस 90,000 रुपये है। लेकिन यदि आप हमारे NPS 10 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस फीस में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे अगर आप 1 साल का की फीस जो है वो 49,500 रुपये है, अगर आप NPS 10 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो ये फीस आपकी हो जाएगी 44,550 रुपये। तो एक बड़ी सुविधा अनअकैडमी की तरफ से दी गई है। इसी प्रकार यदि आप अनअकैडमी का आइकॉनिक प्रोग्राम, आइकॉनिक कोर्स से जुड़ते हैं, उसे लेते हैं तो ये सुविधाएं और बढ़ जाती हैं, जैसे लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, पर्सनल कोच मतलब पर्सनल मेंटर्स आपको मिलेंगे जो पर्सनली आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा डेली मेंस क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस आपकी कराई जाएगी, स्टडी प्लानर्स की सुविधा आपको होगी, पर्सनलाइज्ड फीडबैक की सुविधा आपको दी जाएगी और इसकी जो फी संरचना बनाई गई है, इसका जो फी स्ट्रक्चर डिसाइड किया गया है वो 1 साल की फीस 69,500 रुपये है, 2 साल की फीस 1,07,000 रुपये है और 3 साल की फीस 1,41,000 रुपये है। लेकिन वो सुविधा यहाँ भी उपलब्ध है, यदि आप मेरे कोड NPS 10 का यूज करते हैं
तो इस फीस पर आपको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा, 10% की बड़ी छूट आपको मिल सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखें कि अगर आप 2 वर्ष का कोर्स लेते हैं जिसकी फीस 1,07,000 है, तो मेरा कोड इस्तेमाल करने पर यह फीस आपकी 96,300 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार यदि आप ऑप्शनल को सब्सक्राइब करते हैं, ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो इसकी 1 महीने की फीस 5,000 रुपये है, 6 महीने की फीस 22,500 रुपये है, 1 साल की फीस 27,500 रुपये है, 2 साल की फीस 40,000 रुपये है, 3 साल की फीस 50,000 रुपये है। लेकिन यदि आप मेरे कोड NPS 10 का इस्तेमाल करते हैं तो इस फीस में 10% का छूट आपको मिलेगा। जैसे अगर 1 साल की फीस जो 27,500 रुपये है, लेकिन अगर आप NPS 10 कोड के तहत इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो ये फीस आपकी 24,750 रुपये हो जाएगी। कल हम लोगों ने चर्चा किया था भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में कि 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या क्या सुधार किया गया। जैसा कि आप नाम से विदित था, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मॉन्टेग्यू जो उस समय भारत राज सचिव थे, चेम्सफोर्ड जो वायसराय थे भारत में, इन दोनों के संयुक्त प्रयासों से इस कानून को लागू किया गया था और इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया। तो इसके क्या प्रावधान थे, इससे किस तरह के सुधार किए गए ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश भारत में, इसकी चर्चा मैंने लास्ट लेक्चर पर की थी। अगला जो कानून आया वो भारत शासन अधिनियम 1935 का था, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935 का। लेकिन इस कानून के आने के पहले ब्रिटिश सरकार इस कानून के संबंध में भारत की स्थितियों का पता लगा लेना चाहती थी कि ब्रिटिश भारत में किस किस प्रकार के सुधारों की आवश्यकता है और उस सुधारों के लिए कानूनों की क्या प्रकृति होनी चाहिए। इसी चीज को जानने के लिए, इसी का सर्वे करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन अपॉइंट किया था, एक आयोग नियुक्त किया था जिसे साइमन आयोग के नाम से जाना जाता। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक 7 सदस्यीय आयोग ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। तो वर्ष 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि 10 वर्ष पश्चात वह भारत में उत्तरदायी सरकार की प्रगति की दिशा में किए गए कार्यों की समीक्षा का प्रावधान किया जाएगा। इस तरह का एक 1919 के एक्ट में इस प्रकार की बात कही गई थी। किंतु 1927 में ही उसने आयोग की नियुक्ति की घोषणा कर दी, जिसका नाम भारतीय विधिक आयोग था। इसके 7 सदस्य थे तथा सभी सदस्य ब्रिटिश थे। इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं किया गया था। अच्छा, साइमन कमीशन ये लाने का उद्देश्य क्या था, जिस पर हमने अभी हल्का सा जिक्र मैंने किया कि ब्रिटिश सरकार का कहना था कि भारतीयों की मांगों के अनुसार शासन में जल्द से जल्द सुधार लाने के उद्देश्य से आयोग की नियुक्ति समय से पूर्व की गई थी, परंतु वास्तविक कारण कुछ और ही थे। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि इस कमीशन का गठन इसलिए किया जा रहा है ताकि जो भारत में भारतीयों के द्वारा शासन में सुधार की मांग की जा रही है वो जल्द से जल्द उसको जो है अमली जामा पहनाया जा सके। और इसलिए जब ये कानून बनना था, उस कानून बनने के 2 साल पूर्व ही उसकी घोषणा कर दी। लेकिन इसका वास्तविक कारण कुछ और था। वो क्या कारण थे उनका हम जिक्र करते हैं। पहला कारण था कि ब्रिटेन की लिबरल सरकार उस समय भारत में आयोग भेजना चाहती थी, जबकि देश में सांप्रदायिक दंगे जोरों पर थे और भारत की एकता को जो बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया था। भारत की एकता जैसे नष्ट सी हो गई थी, अराजक स्थिति मची हुई थी। सरकार चाहती थी कि आयोग भारतीयों के सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन में बुरा विचार लेके लौटे। ये एक मेला फाइट इंटेंशन था सरकार का। इसी प्रकार इंग्लैंड में आम चुनाव 1929 में होने वाले थे। लिबरल दल को हार जाने का भय था। वे यह नहीं चाहते थे कि भारतीय समस्या को सुलझाने का मौका लेबर पार्टी को दिया जाए, श्रमिक दल को दिया जाए, क्योंकि उनके हाथ में वो साम्राज्य के हितों को सुरक्षित नहीं समझते थे। कौन? लेबर पार्टी के लोग। तीसरी बात,
स्वराज दल ने सुधार की जोरदार मांगे की थी। तीसरी बात, कीथ के अनुसार भारत ने जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में युवा आंदोलन के प्रादुर्भाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने यथाशीघ्र राजकीय आयोग की नियुक्ति करना उचित समझा था। ये कई कारण थे, तात्कालिक कारण थे, जिस वजह से ब्रिटिश सरकार को समयापूर्व भारत के प्रशासनिक व्यवस्था का, भारत की परिस्थितियों का अवलोकन करने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए ये आयोग का गठन किया गया, ताकि उसी सर्वे के सिफारिश के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 को बनाया जाए, जिसके माध्यम से ब्रिटिश भारत में देश की शासन व्यवस्था को, देश की प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित किया जाए, उसे चलाया जा सके। अब भारतीय संवैधानिक आयोग, या इसे इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के नाम से भी जाना जाता था, इसमें 7 सदस्य थे। उसमें जॉन साइमन, जो लिबरल पार्टी के सदस्य थे, जो इस कमीशन के अध्यक्ष भी थे, इन्हीं के नेतृत्व में कमीशन आया था। मिस्टर बॉथम थे, जो कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे। स्टेथ कोना थे, कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे। लेन फॉक्स, ये भी कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित थे। कैडेगन कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे। क्लेमेंट इटली, जो लेबर पार्टी के सदस्य थे। और बर्नो हार्टसोन, ये भी लेबर पार्टी के सदस्य थे। तो ये 7 सदस्यीय आयोग ब्रिटिश सरकार के द्वारा तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों की समीक्षा के लिए, उसका सर्वे करने के लिए बनाया गया था। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर किसी भी भारतीय सदस्य को इसमें शामिल नहीं किया गया। यह नस्लीय भेद का एक जीता जाता हुआ उदाहरण था, एक जीता जाता जागता कह लीजिए कि उदाहरण था। इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन की संज्ञा दी। भारतीयों ने इस कमीशन की आलोचना करते हुए, क्योंकि इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं किया गया था, और बात भी बड़ी असंगत सी प्रतीत होती है कि भारतीय परिस्थितियों के बारे में सर्वे करना है, जिसमें भारतीयों का होना बिल्कुल जरूरी था, नितांत जरूरी था, क्योंकि भारत की सही स्थिति से वही अवगत करा पाते कि भारत में किस प्रकार के सुधारों की जरूरत थी। लेकिन अंग्रेजों ने, खासकर लॉर्ड इरविन जो था, वो इस बात पर कतई सहमत नहीं था कि भारत में, मतलब इस कमीशन में जो भारत की परिस्थितियों का सर्वे करेगा, उसमें भारतीयों को शामिल किया जाए। वो वही इस नस्लीय भेदभाव का एक बड़ा ये उदाहरण था। इसीलिए इसके आलोचना स्वरूप भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन की संज्ञा प्रदान की। आयोग ने जानबूझकर भारतीयों को शामिल न करके उनके आत्मसम्मान को आहत किया गया। कहने का मतलब है कि वो हमेशा भारत को नीचा दिखाना चाहते थे। वो ये सिद्ध करना चाहते थे कि स्थितियों का आकलन करने की क्षमता भारतीयों में नहीं है। भारतीयों में इतनी समझ नहीं है कि वो भारतीयों का आकलन करके, भारतीय परिस्थितियों का आकलन करके वो इस तरह किसी सुझाव के निष्कर्ष पर पहुंच सकें कि भारत में प्रशासन को चलाने के लिए किस प्रकार के कानून की आवश्यकता है। इस प्रकार वो नीचा दिखाने का कोई भी अवसर छोड़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए कांग्रेस ने हर चरण में, हर रूप में आयोग के बहिष्कार करने का निर्णय लिया। डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता वाले 1927 के मद्रास अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था। असल में 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर अंसारी ने। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने यह निर्णय लिया था कि चूंकि साइमन कमीशन में जो स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया गया है, उसमें किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया है, भारतीयों को अपमानित करने का एक ये अवसर उन्होंने लिया है, इसलिए हम इसका बहिष्कार करेंगे, हम इस आयोग को स्वीकार नहीं करेंगे। अन्य राजनीतिक दलों जैसे मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, लिबरल फेडरेशन, किसान मजदूर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी आदि ने भी बहिष्कार का निर्णय लिया, किंतु मुस्लिम लीग में कमीशन के विरोध के प्रश्न पर फूट पड़ गई। असल में मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य वो कमीशन का विरोध करना चाहते थे, और मुस्लिम लीग का वो धाड़ा, मुस्लिम लीग का वो हिस्सा जिस पर जिन्ना का प्रभाव था,
क्योंकि जिन्ना स्वयं कमीशन के विरोधी थे, इसलिए वो हिस्सा कमीशन का विरोध करता था। लेकिन वहीं मोहम्मद शकी के नेतृत्व में लीग का एक धड़ा कमीशन को सहयोग देने के पक्ष में था। इसी प्रकार जस्टिस पार्टी जो मद्रास की थी, यूनियनिस्ट पार्टी जो पंजाब की थी, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन अम्बेडकर द्वारा संचालित एक समूह था, एक संगठन था, और हरिजनों के कुछ संगठनों ने भी साइमन कमीशन का सहयोग करने का निर्णय लिया था। 3 फरवरी 1928 को आयोग बंबई पहुंचा। लाहौर में कमीशन का विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया था, और आपको घटना पता भी होगी कि इसी कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाठियों से प्रहार किया गया था, जिसकी वजह से आगे चलकर उनकी मृत्यु हो गई थी। और अपने मृत्यु से पहले लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे शरीर पर ब्रिटिश सरकार द्वारा करवाए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की अंतिम कील साबित होगी, और आगे चलकर उनकी ये भविष्यवाणी सिद्ध भी हुई। लखनऊ में कमीशन का विरोध पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। पटना, कलकत्ता, मद्रास और अन्य जगहों पर साइमन विरोधी नारे लगाए गए और उसका खुलकर विरोध किया गया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट मई 1930 में प्रकाशित की गई थी, जिसमें निम्नलिखित सिफारिशें की गई थी। साइमन कमीशन को जो सुझाव देना था ब्रिटिश सरकार को, जिस सुझाव के आधार पर आगामी कानून का ड्राफ्ट तैयार करना था, उस सुझाव में कहा गया कि प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किया जाए। आप जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी। तो प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, जिन्हें आरक्षित और हस्तांतरित विषय कहा गया था। आरक्षित विषयों पर शासन करने का पूरा होल्डअप वायसराय में निहित था, जबकि जो हस्तांतरित विषय थे उस पर शासन वो उन मंत्रियों की सहायता से करता था जिन्हें विधान परिषद में से वो नियुक्त करता था, और ये सदस्य जो है विधान परिषद के प्रति मतलब रेस्पॉन्सिबल होते थे, उत्तरदायी होते थे, वायसराय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। तो ये दोहरी शासन व्यवस्था थी। इसे साइमन कमीशन ने समाप्त करने का सुझाव दिया, समाप्त करने की सिफारिश दी। प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना का सुझाव दिया। आयोग का मानना था कि द्वैत शासन को समाप्त करके प्रांतों में मतलब प्रांतों को स्वतंत्र बनाया जाए, प्रांतों को कुछ दायरे में रहते हुए अपना शासन चलाने का उन्हें अधिकार दिया जाए। तो प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति करते हुए प्रांतीय स्वायत्तता स्थापित करने का सुझाव इस आयोग के द्वारा दिया गया था। गवर्नर एवं गवर्नर जनरलों के अधिकारों को बढ़ाने का सुझाव दिया गया था इस कमीशन के द्वारा। इसने भारतीयों में मताधिकार के विस्तार की बात कही। यह सिफारिश की गई कि कम से कम 10% भारतीयों को मताधिकार का अधिकार मिलना चाहिए। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार एवं मुसलमानों को विशेष प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी इस कमीशन के द्वारा। भारतीय विषयों पर विचार विमर्श के लिए काउंसिल बनाने और इसमें ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को स्थान देने की सिफारिश की गई थी इस कमीशन के द्वारा, मतलब साइमन कमीशन के द्वारा। साइमन कमीशन के द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि भारत में एक संघीय प्रणाली की स्थापना की जाए। संघीय प्रणाली जिसमें जो प्रांत और देशी रियासत इकाई के रूप में हो। तो भारत में पहली बार संघीय व्यवस्था स्थापित करने की सिफारिश की गई थी साइमन कमीशन के द्वारा, कि जो आगामी एक्ट होगा, आगामी कानून होगा, जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से जाना गया, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935 के नाम से जाना गया, उसमें संघीय व्यवस्था को स्थापित करने का प्रावधान किया जाए। इस प्रकार का सुझाव दिया था साइमन कमीशन ने। इसी प्रकार साइमन कमीशन ने सुझाव दिया था कि भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विधिवत जारी रहना चाहिए। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जिसकी शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1909 में हुई थी। 1909 में केवल इतनी सी बात कही गई थी कि मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक आधार पर पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। मतलब इसका तात्पर्य था
कि मुस्लिम उम्मीदवारों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करेंगे। और इसकी शुरुआत आप जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार की भारत में रहते सदैव नीति रही है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर चलो, मतलब फूट डालो और राज करो। अगर ये बटे रहेंगे तो ये कमजोर रहेंगे, ये कमजोर रहेंगे तो हमारा शासन वो मजबूत होगा, स्थायी होगा, दीर्घजीवी होगा। और इसी चीज को इन्होंने और विस्तारित कर दिया था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, जहां पर मुस्लिमों के साथ साथ सिख, भारतीय ईसाई, इंडियन यूरोपियन, इंडियन एंग्लो समुदाय के सदस्यों को भी जोड़ लिया गया था। तो सांप्रदायिक निर्वाचन के प्रिंसिपल को विस्तारित कर दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। साइमन कमीशन ने सुझाव दिया कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रिंसिपल आगे भी जारी रहना चाहिए। साइमन कमीशन का सुझाव था कि प्रांतीय क्षेत्रों में कानून व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए। ये सारी रिपोर्ट दी थी साइमन कमीशन ने, और इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को लेकर 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया था। और इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों के संबंध में एक श्वेत पत्र तैयार किया गया था। इस श्वेत पत्र को ब्रिटिश पार्लियामेंट में ज्वाइंट सेक्रेट कमेटी के समक्ष रखा गया। कमेटी इस पर विचार करे और अपने सुझाव दे। कमेटी के इस पर दिए गए सुझावों को भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल कर लिया गया। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज जो नेहरू रिपोर्ट के रूप में 1928 में आई थी, ये क्या था, इस पर चर्चा कर लें कि नेहरू रिपोर्ट क्या थी। इस पर सवाल आपसे पूछे जाते हैं, 60 नोट लिखने को आता है, ठीक कम शब्दों में इस पर उत्तर लिखने को आता है। तो ये एक आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण चीज है कि नेहरू रिपोर्ट क्या थी जो 1928 में प्रकाशित की गई थी। असल में भारत राज सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को ऐसा संवैधानिक मसविदा तैयार करने की चुनौती दी जो सभी दलों द्वारा स्वीकार हो। चूंकि भारत में यकीनन दलों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, तो लॉर्ड बर्कनहेड जो भारत राज सचिव थे, उन्होंने भारतीय नेताओं को ये मतलब चुनाव दिया कि ठीक है, आप हमको कोई ऐसा मतलब मसविदा, संवैधानिक मसविदा तैयार करके दीजिए जिसमें आप में सर्वसम्मति हो, आप में सर्वसहमति हो, सर्वदलीय सहमति हो। इस तरह का एक चुनौती दी गई थी, मतलब भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड के द्वारा, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार करते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय नेहरू समिति का गठन किया। इसमें 10 सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे जो मोतीलाल नेहरू स्वयं थे, तो कुल ये 11 लोग इसमें शामिल थे। नेहरू समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार के समक्ष सौंपी, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब इस रिपोर्ट में जो चीजें, जो सुझाव ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, उसका विवरण है कि इसमें पहली बात ये कही थी कि भारत को एक डोमिनियन या औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा दिया जाए। डोमिनियन का मतलब ये था कि स्वतंत्रता के बाद भी मतलब भारत का राजाध्यक्ष जो होगा वो ब्रिटिश सम्राट या ब्रिटिश साम्राज्ञी होगी, ब्रिटिश क्राउन ही होगा। हालांकि वो प्रतीकात्मक रूप से, सिर्फ सिंबॉलिक रूप से, केवल सांकेतिक रूप से होगा, सारी की सारी शक्ति, सारी की सारी प्रभुसत्ता राज्य में निहित होगी। ये डोमिनियन स्टेटस था। तो कुछ इस तरह की मांग की गई थी नेहरू रिपोर्ट में। नेहरू रिपोर्ट में पहली बात कही गई थी कि भारत को एक डोमिनियन अथवा औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा प्रदान किया जाए, दिया जाए।
इसी प्रकार नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली की स्थापना की जाए, बाई कैमरल सिस्टम लाने का सुझाव लाने की सिफारिश की गई थी नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 में ही इस चीज का प्रावधान कर दिया गया था। कार्यकारिणी पूरी तरह से व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी हो, मतलब वायसराय की जो कार्यकारिणी थी वो वायसराय के प्रति नहीं बल्कि केंद्रीय विधानसभा के प्रति, व्यवस्थापिका के प्रति उसे उत्तरदायी बनाया जाए, ताकि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जा सके, एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को स्थापित किया जा सके। नेहरू रिपोर्ट में जो अगला सुझाव दिया गया था उसमें कहा गया था कि समस्त दायित्व भारतीय प्रतिनिधियों को सौंपा जाए। एक बड़ी मांग की गई थी भारतीयों के द्वारा कि समस्त दायित्व भारतीय प्रतिनिधियों को सौंपा जाए। भारत में संघीय प्रणाली की स्थापना की जाए तथा अवशिष्ट शक्ति केंद्र में निहित की जाए। साइमन कमीशन ने भी इस पर सुझाव दिया था कि भारत में जो कानून, जो आगामी कानून है, उस कानून के माध्यम से भारत में संघीय प्रणाली स्थापित की जाए। इस बात को स्वीकार किया गया था नेहरू रिपोर्ट में भी कि भारत में संघीय शासन प्रणाली की स्थापना के और अवशिष्ट शक्तियां वो राज्यों प्रांतों को न देकर बल्कि केंद्र को दिए जाने का सुझाव दिया गया था नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। सभी चुनाव क्षेत्रीय आधार पर हों, ये एक बड़ी बात, प्रमुख बात कही गई थी। निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर हो, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त किया जाए, ये तमाम बातें कही गई थी नेहरू रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि कोई राज्य धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। इसका मतलब है कि भारत में स्वतंत्रता के पहले से ही, मतलब आरंभिक चरणों में ही भारतीय नेतृत्व इस बात के लिए आम सहमति बना लिया था कि हम स्वतंत्रता के बाद जिस भारत राज्य का धर्म के आधार पर जो प्रकृति होगी वो धर्मनिरपेक्ष प्रकृति होगी। मतलब धर्म के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जाएगा। भारत में रहने वाले सभी धर्मावलंबियों को समान अधिकार दिया जाएगा, उनका समान आदर किया जाएगा, सभी धर्मों के साथ समान दूरी बना के तटस्थ भाव अपनाया जाएगा। इस प्रकार का कुछ सुझाव दिया गया था नेहरू रिपोर्ट में। पुरुष और स्त्रियों को समान अधिकार देने का प्रस्ताव था इसमें। नेहरू रिपोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण का प्रस्ताव शामिल था कि एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाए जिसका मतलब स्वरूप जो है वो संघीय प्रावधानों के तहत हो। नेहरू रिपोर्ट में किसी भी समुदाय के लिए अलग मतदाताओं या अल्पसंख्यकों को अधिभार देने का प्रावधान नहीं था, वेटेज देने का प्रावधान इसमें नहीं किया गया था। अगर हम नेहरू की जो समिति बनाई गई थी उसकी संरचना के बारे में बात करें तो ये 11 सदस्य मोतीलाल नेहरू जी को लेके थे। इसमें मोतीलाल नेहरू जो अध्यक्ष थे, सुभाष चंद्र बोस जो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू जो सचिव थे इसके वो भी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में शामिल थे, सर अली इमाम मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के रूप में, सुवाब कुरैशी मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के रूप में, एम.एस. राणे हिंदू महासभा के प्रतिनिधि के रूप में, एम.आर. जयकर हिंदू महासभा के प्रतिनिधि के रूप में, जी.आर. प्रधान हरिजन संगठन के रूप में, सरदार मंगल सिंह सिख पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में, तेज बहादुर सप्रू उदारवादी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में, एम.एन. जोशी श्रमिक संघ पार्टी के रूप में इस समिति में शामिल किए गए थे। नेहरू रिपोर्ट के जो मतलब प्रावधान किए गए थे, उन प्रावधानों का विरोध भी किया गया। नेहरू रिपोर्ट का विरोध, नेहरू रिपोर्ट का जिन्ना और मुस्लिम लीग के अन्य नेताओं ने पुरजोर विरोध किया। जिन्ना के अनुसार इसके पीछे मूल कारण था सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व का प्रावधान नहीं किया गया था। असल में मोहम्मद अली जिन्ना का जो विरोध करने का आधार था, क्योंकि इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन के प्रिंसिपल को, निर्वाचन के सिद्धांत को समाप्त किया जाए। जिन्ना उस प्रावधान को बनाए रखना चाहते थे, तो इस बिना पर, इस आधार पर उन्होंने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था।
वहीं कांग्रेस के कुछ लोग डोमिनियन स्टेटस की जगह पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। उनका मानना था कि स्वतंत्रता के पहले हमारा राजाध्यक्ष हमारा अपना होगा और उसके आधार पर हमारी शासन व्यवस्था का संचालन किया जाएगा। अगर ब्रिटिश राजाध्यक्ष, ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्य या ब्रिटिश क्राउन प्रतीकात्मक रूप से ही भले हमारा राजाध्यक्ष था, तो इसको लेके हमारी संप्रभुता पर एक बड़ा मतलब कह लीजिए कि खतरा, एक मतलब संप्रभुता को लेके उस पर बड़ी चोट मानी जाएगी। इसलिए कुछ लोगों का मानना था हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको जो है वो मतलब डोमिनियन स्टेटस से हम संतुष्ट नहीं है। तो ये एक कुछ लोगों के द्वारा ये मतलब विरोध किया गया था इस आधार पर जो नेहरू रिपोर्ट में भारत के डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। अब इसी प्रकार एक सांप्रदायिक पंचाट जो कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है, असल में 1932 में, अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की एक योजना प्रस्तुत की, जिसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इसमें ये प्रावधान किया गया था कि चूंकि अभी तक इसमें जो सांप्रदायिक निर्वाचन की बात थी, उस सांप्रदायिक निर्वाचन में केवल सिख थे, मुस्लिम थे, ईसाई थे, भारतीय यूरोपीय थे, एंग्लो इंडियन शामिल थे। इसमें यह कहा गया कि इसमें हरिजनों को भी शामिल किया जाए। जैसी ये सूचना महात्मा गांधी को मिली, जो उस समय पूना के अरबदा जेल में थे, उन्होंने इस कम्युनल अवार्ड में संशोधन करने के लिए वहां अनशन शुरू कर दिया, एक आंदोलन शुरू कर दिया ताकि इसमें सुधार किया जाए। और चूंकि हरिजनों को इसमें शामिल करने का मतलब था कि अब ब्रिटिश सरकार हिंदुओं को भी आपस में बांटने का, आपस में उन्हें तोड़ने और कमजोर करने की कोशिश कर रही थी, ये चीज उन्हें स्वीकार नहीं था। इसको लेके उन्होंने एक आंदोलन, वहां एक अनशन आरंभ कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस के नेताओं और दलित नेताओं को पूना में एक पैक्ट के लिए बनाया गया, एक पैक्ट के लिए बुलाया गया और इनके बीच जो समझौता किया गया उसमें ये कहा गया कि हिंदुओं के लिए संयुक्त हिंदू निर्वाचन प्रणाली ही अपनाई जानी चाहिए। तो संवैधानिक समस्याओं के निराकरण के लिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बुलाई गई। तो अंग्रेजों ने सबसे अधिक महत्व सांप्रदायिक प्रश्नों के बंटवारे को दिया, वह भारतीयों के बीच आपसी खाई को और बढ़ाने का निश्चय किया। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को अपनी प्रसिद्ध घोषणा की, जो सांप्रदायिक निर्णय या सांप्रदायिक पंचाट के नाम से प्रसिद्ध है। इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इस कम्युनल अवार्ड में जिन बातों का मुख्य रूप से प्रावधान किया गया था, उसमें कहा गया था कि प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं को के सदस्य संख्या को बढ़ाकर दोगुनी कर दिया जाए। मतलब प्रांतों में जो विधायिका थी, जो व्यवस्थापिका थी, उनमें सदस्य संख्या को बढ़ाकर जो वर्तमान में सदस्य संख्या है उससे दूना कर दिया जाए। दूसरी बात कही गई थी, अल्पसंख्यक तथा विशेष हितों वाले संप्रदायों की संख्या बढ़ा दी जाए। इसके अंतर्गत अब मुसलमानों, सिखों, दलितों, पिछड़ी जातियों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों, यूरोपीय व्यावसायिक तथा औद्योगिक वर्गों को भी रखा गया था। अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। अछूतों को हिंदुओं से अलग मानकर उनके लिए भी निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व का अधिकार देने का प्रावधान इसमें किया गया था। स्त्रियों के लिए भी कुछ स्थान आरक्षित किए जाने का इसमें प्रावधान किया गया था। श्रम, वाणिज्य, उद्योग, चाय बागान, संघों, जमींदारों और विश्वविद्यालयों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की बात इसमें कही गई थी। जिन क्षेत्रों में हिंदू अल्पसंख्यक में थे, उन्हें वैसी रियायत नहीं दी गई जैसी मुसलमानों को दी गई, जहां उनकी संख्या कम थी।
जिन प्रांतों में मुसलमानों की संख्या कम थी वहां जनसंख्या के अनुपात से भी अधिक प्रतिनिधित्व उन्हें दिया गया, परंतु पंजाब और बंगाल जहां मुसलमान बहुमत में थे उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्रास में मुसलमानों को जनसंख्या के अनुपात से दुगने के लगभग स्थान दिए गए। ये सारे प्रावधान किए गए थे वहां पर। इस निर्णय का सबसे दुखद पहलू यह था कि मुस्लिम सांप्रदायिकता के विकास को बढ़ावा दिया गया। मुस्लिमों के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई। हिंदुओं में फूट डालने के उद्देश्य से अस्पृश्यों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इस निर्णय की योजना इस प्रकार बनाई गई थी कि प्रांतों में वास्तविक उत्तरदायी सरकार का विकास न हो सके। यूरोपीय तथा मुसलमानों को विशेष रियायतें प्रदान की गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं, हम देखते हैं कि मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई और अंततः देश का विभाजन उसकी परिणति के रूप में हमारे सामने आया। यह भारतीय एकता एवं राष्ट्रवाद पर एक प्रहार के रूप में देखा गया। उनके अनुसार सांप्रदायिक पंचाट हिंदुओं के साथ साथ दलित वर्ग के लिए भी हानिकारक थी, क्योंकि उसमें दलितों की मूल समस्या के समाधान के लिए कोई प्रावधान बिल्कुल नहीं किया गया था। अब इसको लेके चूंकि मैंने बताया आपको कि चूंकि हिंदुओं को भी शामिल किया गया, क्या नाम है, सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन के प्रावधान में, इसको लेके गांधी जी ने अनशन कर दिया, तो उसी को लेके पूना पैक्ट हुआ। 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर तथा अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में जिन मुद्दों पर विचार किया गया, जो विचारणीय मुद्दे थे, उसमें कहा गया कि दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त किया जाए। गांधी जी की मांग थी, ताकि हिंदू एक होकर रह पाए, हिंदुओं को बांटा और तोड़ा न जा सके। इसलिए गांधी जी ने मांग की कि दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त किया जाए तथा हिंदू संयुक्त निर्वाचन का प्रावधान किया जाना चाहिए। ये गांधी जी की स्पेशल मांग, उनकी बड़ी मांग थी। व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान हिंदू वर्ग के अंतर्गत सुरक्षित रखे जाएं। ठीक है, कोई बात नहीं है भाई। उनका मामला था कि भाई हिंदुओं में, जिन्हें आप अछूत वर्ग कहते हैं, दलित वर्ग कहते हैं, उनके लिए पृथक निर्वाचन उन्हें स्वीकार नहीं था, लेकिन उनके लिए स्थान आरक्षित किए जाएं। ये इस पर स्वीकृति थी, इस पर सहमति थी गांधी जी की या कांग्रेस की। इसी प्रकार प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आवंटित की गईं, जबकि सांप्रदायिक पंचाट में उन्हें 71 सीटें प्रदान करने का वचन दिया गया था। ये मतलब कमिटमेंट किया गया था। इसके तहत मद्रास में 30, बंगाल में 30, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में 20-20, बिहार एवं उड़ीसा में 18, बंबई एवं सिंध में 15, पंजाब में 8, असम में 7 स्थान दलितों के लिए सुरक्षित किए गए थे। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए संयुक्त निर्वाचन की प्रक्रिया तथा प्रांतीय विधानमंडलों में प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने की व्यवस्था को मान्यता दी गई थी, जो पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट में दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई थी। कांग्रेस ने स्वीकार किया कि दलित वर्गों को प्रशासनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अंबेडकर के नेतृत्व में दलित वर्गों ने संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। वंचित वर्गों के लिए केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों में मताधिकार लोथियन समिति की रिपोर्ट में निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। इस बात का पर भी जिक्र किया गया था, क्या नाम है, पूना पैक्ट में। केंद्रीय विधानमंडल में ब्रिटिश भारत के सामान्य निर्वाचक वर्ग के लिए प्रदत्त 18% सीटें दलित वर्गों के लिए
आरक्षित होंगी। इस पर भी विचार किया गया था पूना पैक्ट में, पूना समझौते में। किसी भी निकाय के किसी भी चुनाव या लोक सेवाओं में नियुक्ति के संदर्भ में मात्र दलित वर्ग से संबद्ध होने के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। तो इन तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया था, बातचीत की गई थी और उस पर सहमति कायम करने की कोशिश की गई थी पूना पैक्ट में। अब पूना समझौते पर दलितों का प्रभाव, मतलब पूना समझौते में जो निर्णय लिए गए, उस निर्णय का जो दलित वर्ग था उस पर क्या प्रभाव मतलब हुआ या क्या प्रभाव होता। पूना समझौते ने दलितों को राजनीतिक हथियार बना दिया। संयुक्त निर्वाचन में वास्तविक दलितों को संयुक्त निर्वाचन में वास्तविक दलितों को मतलब हटाकर हिंदू जाति के संगठनों का एजेंट बना दिया और केवल उन दलितों को चुनावी जीत को पक्का किया गया जो इन संगठनों के एजेंट या हथियार थे। पूना समझौते ने दलितों की राजनीतिक, वैचारिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक अवनयन को बढ़ावा दिया और इस प्रकार ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था से लड़ने वाले दलितों के वास्तविक एवं स्वतंत्र नेतृत्व को बर्बाद कर दिया गया। इसने हिंदू से पृथक एक अलग दलित अस्तित्व को स्वीकार न करके उसे हिंदू सामाजिक व्यवस्था के एक हिस्से के रूप में रखा गया। इस समझौते ने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा न्याय पर आधारित आदर्श समाज के सामने बाधा खड़ी की। दलित वर्ग को एक पृथक एवं भिन्न तत्व न मानकर इसने दलित एवं अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों एवं सुरक्षा संबंधी रक्षा उपायों, सेफ्टी मेजर्स को भारत के संविधान में स्पष्ट करने से रोक दिया। ये तमाम प्रावधान, ये तमाम प्रभाव पूना पैक्ट के द्वारा जो निर्णय लिया गया था, उस निर्णय का जो प्रभाव पड़ता वो दलितों पर पड़ता, उनका ये कुछ उल्लेख, कुछ बातों का प्रावधान मतलब इस रूप में था। अब इन सारी घटनाओं के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया और इस कानून को भारत में लागू करने का प्रयास किया। भारत शासन अधिनियम पारित होने की परिस्थिति, उस पर जरा चर्चा कर लिया जाए, गौर कर लिया जाए कि वो कौन सी परिस्थिति थी जिसमें भारत शासन अधिनियम 1935 जो है वो पारित किया गया। असल में स्वराज दल की भूमिका विधानमंडलों में प्रवेश कर संवैधानिक प्रक्रिया को अवरुद्ध किया जाए। जो स्वराज दल की अपनी मांग थी, अपनी सोच थी कि विधानमंडलों में भारतीय प्रवेश करें और उसमें प्रवेश करके जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको अवरुद्ध किया जाए। वो प्रक्रिया जो भारत के विरुद्ध है, भारत के विरोध है। 1923 के चुनाव में इस दल को मिली प्रचंड सफलता के लाभ को स्वराजवादियों ने विधेयक एवं सरकारी कार्यों की विरोध की ओर मोड़ दिया। साइमन कमीशन की भूमिका, कमीशन की रिपोर्ट में जो संस्तुतियां थी वो परोक्ष रूप से मॉन्टफोर्ट सुधारों की कमियों को रेखांकित कर रही थी। नेहरू रिपोर्ट, इसने संपूर्ण भारत के लिए एक एकीकृत संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की जिसमें केंद्र तथा सभी प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता मिल सके। लॉर्ड इरविन की डोमिनियन स्टेटस के संबंध की घोषणा, गोलमेज सम्मेलनों की भूमिका जिनका आयोजन आप जानते हैं 1930, 1931, 1932 में क्रमशः 3 गोलमेज सम्मेलनों के होने के बावजूद इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक विकास के मुद्दे पर विचार विमर्श करना था और इन सम्मेलनों में कोई विशेष उपलब्धि हासिल न हो सकी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस आंदोलन से भारत में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता के कारण भारत के लोगों को सत्ता का पर्याप्त हस्तांतरण आवश्यक हो गया। ब्रिटिश सरकार का 1933 का श्वेत पत्र जिसके माध्यम से नए संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया।
लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में नियुक्त समिति का गठन और इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार विधेयक संसद के पास पारित होने के बाद 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट की अनुमति पाकर भारत शासन अधिनियम 1935 बनाया गया। मतलब लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार विधेयक ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों सदनों के द्वारा, हाउस ऑफ कॉमन्स और लॉर्ड सभा के द्वारा पारित होने के बाद इसे 8 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट की अनुमति के लिए उसके पास भेजा गया और ब्रिटिश सम्राट की अनुमति प्रदान करने के पश्चात यह एक एक्ट बन गया जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 या इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935 के नाम से जाना जाता है। लोथियन रिपोर्ट, जिसमें चुनाव संबंधी प्रावधानों का विवरण किया गया था, उसमें कहा गया था कि भारत के लिए संवैधानिक प्रस्ताव में यह अंतिम था तथा सबसे बड़ा और जटिल दस्तावेज था, जिसमें कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां व 12 भाग थे। भारत शासन अधिनियम 1935 का जो प्रारूप था, जो दस्तावेज था, जो कानूनी दस्तावेज था, जिसके माध्यम से भारत का शासन संचालित किए जाने का प्रावधान किया गया था, वो एक बृहद कानूनी दस्तावेज के रूप में तैयार किया गया था, जिसमें कुल 321 धाराएं से अनुच्छेद आप कह सकते हैं, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। तो इस संरचना को देख के लग रहा है कि वो एक मतलब विस्तृत लीगल डॉक्यूमेंट था। वर्तमान में भारतीय संविधान पर इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा और इसके प्रमुख उपबंध जो थे उनकी चर्चा हम करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे और उन प्रावधानों में से किन किन प्रावधानों का भारतीय संविधान पर व्यापक प्रभाव पड़ा। आप जानते हैं 321 अनुच्छेद इसमें थे और इन 321 अनुच्छेदों में से 200 अनुच्छेदों को प्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में जो प्रमुख प्रावधान थे वो निम्नलिखित थे। पहली बात तो इस प्रावधान में केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग किया गया था। जो विषय राष्ट्रीय महत्व के थे उन्हें केंद्रीय विषय कहा गया, उन्हें केंद्रीय सूची में रखा गया। जो विषय स्थानीय महत्व के थे उन्हें प्रांतीय विषय कहा गया, उन्हें प्रांतीय सूची में रखा गया। इस प्रकार शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों के अंतर्गत, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत मतलब शक्तियों का बंटवारा किया गया। संघ सूची में 59 विषयों का प्रावधान किया गया था, राज्य सूची में 54 विषयों का प्रावधान किया गया था, जबकि समवर्ती सूची में 36 विषयों का, मतलब यूनियन लिस्ट में 59 विषय थे और स्टेट लिस्ट में 54 विषय थे। कंकरेंट लिस्ट में 36 विषयों का प्रावधान करते हुए शक्तियों का बंटवारा किया गया और यही शक्तियों का विभाजन, आप जानते हैं विषयों का विभाजन जो संघीय शासन की एक बड़ी विशेषता होती है, एक बड़ा आधार होता है। इसमें प्रावधान किया गया कि जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी, जो रेजिडरी पावर होगी, वो केंद्र और राज्य को न दे बल्कि वो वायसराय में निहित होगी, वो वायसराय को दी जाएगी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, इसका निर्माण 11 ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर होगा। 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों तथा उन देशी रियासतों से मिलकर होना था जो स्वेच्छा से इसमें शामिल हों। ब्रिटिश प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना आवश्यक था, किंतु देशी रियासतों का संघ में शामिल होना स्वैच्छिक था। मतलब देशी रियासतों को इस बात की स्वाधीनता दी गई थी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जिस संघात्मक प्रणाली का प्रावधान किया जा रहा है वो उसमें शामिल हो या ना हो, ये उनकी अपनी चॉइस थी, ये उनकी चॉइस पर निर्भर था। लेकिन ब्रिटिश प्रांतों का शामिल होना उनकी चॉइस पर नहीं था। ब्रिटिश प्रांतों को शामिल होना मतलब कंपलसरी था। देशी रियासतों का उसमें शामिल होना ना होना उनकी चॉइस थी और इसका परिणाम जो हुआ,
देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई, क्योंकि देशी रियासतें वो मतलब एक अपना पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहती थी, इसलिए शामिल नहीं हुई। लिहाजा देशी रियासतों के शामिल न होने की वजह से यह प्रस्ताव मूर्त रूप न ले सका। यद्यपि अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आ सका और न आने के पीछे एक बड़ा कारण था कि देशी रियासतें उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। किंतु 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था लागू कर दी गई। मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन स्थापित किया गया था। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत शासन 1919 के द्वारा जो प्रांतों में द्वैत शासन था, इस व्यवस्था को समाप्त करते हुए प्रांतों को स्वायत्तता दी गई कि प्रांत अपने एक क्षेत्र में रहते हुए, अपने एक अधिकार दायरे में रहते हुए वो अपना शासन कर सकें, कानून बना सकें, उनके द्वारा शासन चला सकें। तो प्रांतों में स्वायत्तता स्थापित की गई भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। उन्हें स्वाधीन बनाया गया, उन्हें शासन करने की स्वायत्तता प्रदान की गई, जबकि प्रांतों में द्वैत शासन जो है वो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। तो 1919 द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की जो व्यवस्था की गई थी, उस व्यवस्था को 1935 के प्रावधान के द्वारा उस व्यवस्था को समाप्त करते हुए प्रांतों को अपने दायरे में रहते हुए स्वायत्त रूप से शासन करने की सुविधा उन्हें प्रदान की गई, व्यवस्था की गई, और जिसे प्रांतीय स्वायत्तता के नाम से जाना जाता है। जो आपसे सवाल पूछा जाता है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किया गया, लेकिन केंद्र में यही व्यवस्था जो 1919 के द्वारा प्रांतों में स्थापित की गई थी, उसी व्यवस्था को केंद्र में स्थापित किया गया। प्रांतों से हटाकर उन्हें स्वायत्तता प्रदान करते हुए वही व्यवस्था केंद्र में स्थापित कर दी गई। मतलब केंद्रीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में वर्गीकृत कर दिया गया। आरक्षित विषयों में प्रतिरक्षा, विदेश मामले, धार्मिक विषय, जनजाति क्षेत्र आदि मामले शामिल थे, और इन विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल अपने द्वारा मनोनीत मंत्रियों की सहायता से, सदस्यों की सहायता से करता था, तथा अपने कार्यों के लिए भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था। जबकि जो हस्तांतरित विषय थे उनका प्रशासन गवर्नर जनरल उन मंत्रियों की सहायता से करता था जिन्हें वो केंद्रीय विधायिका में से नियुक्त करता था, और वो लोग चूंकि केंद्रीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते थे, केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते थे। इस प्रकार केंद्रीय कार्यकारिणी के 2 भाग थे, गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद, व गवर्नर जनरल एवं उसकी मंत्री परिषद। तो एक दोहरा शासन। प्रांतीय स्वायत्तता विधि निर्माण हेतु वर्गीकृत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में से प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का आत्यंतिक अधिकार प्रांतों को दिया गया तथा उस पर केंद्र का नियंत्रण समाप्त किया। मतलब प्रांतों के ऊपर से केंद्रीय नियंत्रण को हटाया गया, केंद्रीय नियंत्रण को कम किया गया। अब प्रांतों के गवर्नर ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे, न कि गवर्नर जनरल के थे। तो ये प्रांतों को एक बड़ी स्वायत्तता दी गई, प्रांतों को एक बड़ी स्वतंत्रता दी गई कि अब प्रांतों के गवर्नर वो भारत के वायसराय के अधीन, भारत के गवर्नर जनरल के अधीन काम नहीं करेंगे, बल्कि वो खुद उनके अधीन काम करेंगे जिनके अधीन वायसराय भी काम कर रहा है। मतलब ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वो अब काम करेंगे, न कि भारत के वायसराय के, भारत के गवर्नर जनरल के अधीन काम करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा
भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के एक्ट के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। एक 4 सदस्यीय एक न्यायिक पीठ बनाई गई थी। लेकिन चूंकि 1773 के एक्ट द्वारा जिस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, वो सर्वोच्च न्यायालय संघीय व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं था। इसीलिए भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जिसके तहत भारत में संघीय व्यवस्था स्थापित की गई थी, तो उस संघीय व्यवस्था के संचालन के लिए, उस संघीय व्यवस्था के संबंध में, मतलब आने वाले डिस्प्यूट्स के, आने वाले विवादों के समाधान के लिए एक फेडरल कोर्ट, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और हमारा वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय जो है, इसी संघीय न्यायालय का ही उत्तराधिकारी सिद्ध हुआ। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा अधिकतम 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। उनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। उसके निर्णय के विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। 1 अक्टूबर 1937 को यह न्यायालय कार्यरत हो गया, मतलब इस न्यायालय की स्थापना हुई और यह न्यायालय अस्तित्व में आ गया। कहने की वजह से इस पर जो सवाल आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले फेडरल कोर्ट की स्थापना कब की गई, तो इसका उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम एक संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो स्थापना 1937 में की गई। 1935 के एक्ट के द्वारा 1937 में भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो इस प्रारंभिक अपीली एवं परामर्शदात्री, मतलब इस संघीय न्यायालय को आरंभिक अपीलीय एवं परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे? मॉरिस गुएयर इसके जो है पहले मुख्य न्यायाधीश थे। 6 अन्य न्यायाधीशों में 2 भारतीय भी थे, जिनको जानना जरूरी है, आपके परीक्षा के लिए सवाल पूछा जाता है, जिसमें एक थे जस्टिस M.R. जैकब और दूसरे थे जस्टिस M.M. सुल्तान। ये 2 भारतीय थे जिन्हें 6 सदस्यीय, मतलब एक न्यायिक पीठ में उन्हें भी शामिल किया गया। जो एक 6 सदस्यीय एक फेडरल कोर्ट स्थापित किया गया था, उन 6 सदस्यों में 2 भारतीय M.R. जैकब साहब थे और जस्टिस M.M. सुल्तान साहब भी उसमें बतौर न्यायाधीश शामिल थे। 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में, संघ सूची 62 विषय हमने चर्चा किया, प्रांतीय सूची 54 विषय, समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किया गया था और अवशिष्ट विषय वायसराय को सौंपा गया था। इस कानून के द्वारा केंद्रीय, मतलब मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए, उस पर एक नियंत्रण स्थापित किया जा सके, इसके लिए एक केंद्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। बर्मा तथा अदन को भारत के शासन से पृथक किया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। उड़ीसा और सिंध 2 नए प्रांत बनाए गए तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया। तो ये तमाम प्रावधान किए गए थे भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। इसमें एक और प्रावधान था कि 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में उसमें बंगाल, बंबई, बिहार, मद्रास, असम और संयुक्त प्रांत में इनकी जो विधानसभा थी उसको द्विसदनी बनाया गया। मतलब 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों की विधानसभाओं को द्विसदनी बनाया गया। तो इस प्रकार से ये तमाम प्रमुख प्रावधान किए गए भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अब इस अधिनियम का मूल्यांकन, जिस सवाल आपसे पूछा जाता है मेंस में लिखने के लिए कि भारत शासन अधिनियम 1935 का मूल्यांकन कीजिए, उसकी समीक्षा कीजिए। अगर मूल्यांकन या समीक्षा पूछा जाता है तो आप जानते हैं कि इसमें उस प्रावधान के मेरिट एंड डिमेरिट
दोनों पर आपको प्रकाश डालने होंगे कि इस कानून का भारत के संदर्भ में क्या अच्छाइयाँ थी, क्या अच्छाइयाँ लेके आया था यह कानून, और इसमें क्या क्या दोष निहित थे। तो इस अधिनियम का मूल्यांकन अगर हम कहें कि वायस राय की विशेष संरक्षण एवं विशिष्ट उत्तरदायित्व से अधिनियम के वास्तविक क्रियान्वयन में रुकावटें आई थी, ये दोष था इस कानून का। प्रांतों में गवर्नरों को असीमित अधिकार थे। पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था ने कालांतर में सांप्रदायिकता को उभारा तथा अंततः इसकी दुखद परिणत 1947 के भारत के विभाजन के रूप में हुई। संघीय व्यवस्था भी दोषपूर्ण थी, क्योंकि जिस संघ के निर्माण की परिकल्पना की गई थी उसके प्रति न तो सरकार गंभीर थी और न ही उसने इसके लिए कोई निश्चित प्रावधान किए थे। इस अधिनियम ने केंद्र पर द्वैध शासन थोप दिया। जिस द्वैध शासन को साइमन कमीशन ने दोषपूर्ण बताया था, उसी व्यवस्था को केंद्र पर फिर से थोप दिया गया। इसने भारत में राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा की। प्रांतीय स्वायत्तता नाम मात्र की थी। कहा तो गया प्रांतीय स्वायत्तता स्थापित होगी और प्रांतों को अपने दायरे में रह के शासन करने का अधिकार होगा। प्रांतों के गवर्नर जो है वो भारत के गवर्नर के अधीन न होकर, गवर्नर जनरल के अधीन न होकर, वायसराय के अधीन होकर ब्रिटिश ताज के अधीन होंगे, जबकि ये व्यवस्था केवल नॉमिनल थी, नाम मात्र की थी, सांकेतिक थी। इस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने एक बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह अधिनियम अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। इसी प्रकार जिन्ना ने इसके बारे में टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह अधिनियम पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा अधिनियम है, ये कहा था जिन्ना साहब ने। तो ये सारे प्रावधान किए गए थे भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। थैंक यू दोस्तों, आज हम यहीं पर रोकते हैं। आगे हम फिर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1947 क्या था और 1947 को भारत संहिता अधिनियम क्यों कहा जाता है, उसके विशिष्ट प्रावधान क्या थे, उन पर चर्चा हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आप के लिए परीक्षादायी लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अनअकैडमी द्वारा प्रोवाइड ये सुविधाएं आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।